हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग क्या होता है, क्योंकि आजकल बिहार में चुनाव होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के बारे में सुनने को मिलता आ रहा है। तो हम सोचे कि क्यों न इस वीडियो में हम एक वीडियो बनाएं जिसमें हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, अर्थात जिसे हम कहते हैं ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। तो इस वीडियो में हम निर्वाचन आयोग से संबंधित सभी मुख्य विषयों, महत्वपूर्ण विचारों और तथ्यों की हम समीक्षा करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्वागत है आप सभी का, मैं प्रभात कुमार राय आपके इस चैनल में सोशल साइंस बाय प्रभात सर में स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं, सबसे पहले इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये भारत निर्वाचन आयोग क्या है, इसके परिचय के बारे में जानेंगे, संवैधानिक आधार क्या है, कब क्या, हर एक चीज़ को हम आराम से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग जो कि ECI है भारत में, यहाँ से वर्ड ध्यान देने वाला है कि ये क्या करता है। तो संघ का चुनाव और राज्य की चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है। और ये ध्यान दीजिएगा कि एक दे रखा स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अथॉरिटी है, और ये भारतीय लोकतंत्र की नींव का, बेसिस का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्री हो एंड फेयर इलेक्शन हो, मुक्त हो और निष्पक्ष हो। बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई और इसके इम्पोर्टेंस कब। इसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950, जैसे कि मैंने हाईलाइट कर दिया है 25 जनवरी 1950 को। और यही कारण है कि इसी दिन को भारत में हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यदि कोई पूछे कि नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, आप बोलेंगे 25 जनवरी को। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अब बात आती है कि हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो विकिपीडिया का हम स्रोत लें, इसमें दे रखा है कि एक स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्थान में जिसका गठन भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रमुख संस्थानों को चुनने के लिए किया गया था। ये बात करते हैं यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान से क्या है। भारतीय संविधान के भाग 15, कौन सा है भाग 15, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक याद रखेंगे। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है UPSC और UPPSC के अभ्यर्थियों के लिए। यह सामान्य जो समझ रखते हैं उनके लिए चुनाव आयोग का इसमें पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे क्या है क्या है नहीं। तो आर्टिकल 324 से 329 के बीच में इसका हम अध्ययन करेंगे। संवैधानिक प्रावधान इससे संबंधित दे रखे हैं। अब आर्टिकल 324 क्या दे रखा है, तो यह अनुच्छेद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनावों की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 324 क्या करता है कि ये बताता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे वयस्क मताधिकार प्रदान होंगे। ये वर्ड आया है वयस्क मताधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी व्यक्ति की उम्र 18 से ज़्यादा होगी, 18+ होगा, वो हर एक व्यक्ति वोट देने के लिए क्या है, एलिजिबल है 18 से ऊपर वाले उम्र का। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखने को क्या मिलता है कि अनुच्छेद 329 क्या कह रहा है। जो अनुच्छेद 329 है वो ये कह रहा है कि चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। अदालतें चुनावी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो निर्णय है
निश्चित तौर पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है, अर्थात इसे हम कहें जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। यदि आपसे कोई पूछे कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कौन कौन से चुनावों को कराता है, तो सबसे पहला लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, स्टेट लेजिस्लेचर्स के चुनाव, राज्य विधानसभाओं का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति अथा प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, ये सब कराता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो ये नगर पंचायती राज का जो चुनाव होता है, चाहे वो ग्राम पंचायत वाला हो चाहे नगर पंचायत वाला, ये सारे चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट्स अर्थात SEC होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मे होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने पॉइंट बनाकर लिखा है, लोकसभा का, राज्यसभा का, राज्य विधानसभाओं का, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कार्यालय का चुनाव होता है। और यह मेंशन यहाँ लिख सकते हैं आप यू समझ के, ये नोट लाग लिख सकते हैं कि अब पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित नहीं है। इसके लिए राज्यों में एक अलग अलग चुनाव आयोग का प्रावधान होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है और क्या काम करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो संरचना है धीरे धीरे समय के साथ विकसित हुई है ताकि अपने विशाल कार्यों को प्रभावी ढंग से संभाल सके। अगर संरचना का इतिहास देखें, विकास देखें, तो शुरुआत में मूल रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केवल एक सदस्य निकाय थी। चाहे तो बहुत बड़े प्रश्न बना सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगल एक सदस्य है, सिंगल मेंबर बॉडी था। बाद में इसमें केवल क्या होता था, एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही होते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होते थे। बट बाद में एक संशोधन आएगा, चुनाव आयुक्त संशोधन 1989 के बाद से मल्टी बहु मेंबर्स वाले मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। वर्तमान में इसमें एक CEC अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर शामिल हैं। राज्य स्तर पर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है चुनाव आयोग की सहायता करते हैं। राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग क्या करते हैं, सहायता करते हैं। बात करें हम कार्यकाल का, तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि इनकी नियुक्ति और कार्यकाल, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। इनकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति हो रही है वो हो रहा है कितने साल के लिए, तो केवल और केवल 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष, जो भी इसमें से पहले हो जाए। ठीक, अच्छा। दूसरा, इनकी नियुक्ति करता कौन है, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। इसलिए मैंने यहाँ लिखा मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग जो चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह नियुक्ति हाल ही में पारित चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य EC नियुक्ति सेवा की शर्त व कार्यकाल अधिनियम 2023 के अनुसार लेटेस्ट में होते हैं। इनका कार्यकाल मैंने कहा 6 वर्ष या 65 वर्ष की जाए, जो भी इसमें पहले होगा वही इसका मान्य होगा। अब हम बात करते हैं कि इनकी वेतन और सेवा की शर्तें क्या हैं, तो उसी तरह से है सब कुछ जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का है। वेतन और सेवा की शर्तें, इनको हम पद से हटा कैसे सकते हैं, पद से हटाने का जो है सेम प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, इसे संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसका मतलब बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। जो अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल और केवल ध्यान रखेंगे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसे ही संसद के माध्यम से महाभियोग जैसे प्रक्रिया के समान ही हटा सकते हैं। लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनको हम केवल और केवल
मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटा सकते हैं और चाहें तो ये किसी भी समय अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। इस्तीफा देकर अपने पद से हट सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसके संविधान में कौन कौन सी इसकी सीमाएं दे रखी हैं। तो संविधान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों की जो योग्यता है वो योग्यता कैसे निर्धारित किया है, तो कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की है। बहुत योग्य देखने वाले हैं। अर्थात संविधान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की है और न ही उनके कार्यकाल को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है और न ही सेवानिवृत्त आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी आगे की नियुक्ति से रोका है। अर्थात संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं रखा। इनकी पावर्स क्या क्या हैं और वर्किंग कल्चर कैसा है, सिस्टम कैसे है, तो बहुत सारे पावर्स दे रखे हैं। मेन पावर है कि हमें भारत में चुनावों को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराना है। बात करेंगे कि मुख्य कार्य शक्तियों का, तो सबसे पहला जो हमें नजर आता है वो आता है चुनावों का प्रशिक्षण, या प्रशिक्षण नहीं है, ये पर्यवेक्षण है, सुपरविजन है, निर्देशन है और आयोजन कराना है। मतदाता सूचियों को तैयार करना और अद्यतन कराना, मतलब अपडेट कराना। दलों का, पॉलिटिकल पार्टीज का पंजीकरण करना, उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तर दलों के रूप में वर्गीकृत करना, दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, सांसद विधायक की अयोग्यता, सांसद विधायक की अयोग्यता दल को छोड़कर पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना। ये सांसद विधायक की अयोग्यता वाला मामला है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ कहलाता है। इसको छोड़कर ये राष्ट्रपति या राज्यपाल सलाह मांगे तो उसे दे सकता है। गलत चुनावी उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को चुनाव के लिए क्या करना, अयोग्य घोषित कर देना, चुनाव की कार्यक्रम निर्धारित करना, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइंस जारी करना, ये सारी जिम्मेदारी है। और ये जो व्याख्या दे रहे हैं ना, सत्यों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय निर्णय अनुसार अनुच्छेद 324 में निर्वाचन शक्तियों कार्यक्रम, निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती हैं। उसकी शक्तियाँ केवल निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों, संसद निर्मित निर्वाचन विधि नियंत्रित होती है। ये दे रखा है इसका आंकड़ा। आगे बढ़ने में कहता है कि जहाँ कहीं भी संसद का कानून चुनाव के संबंध में मौन है, वहाँ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के पास असीमित शक्तियाँ आ जाती हैं। लेकिन ध्यान रखें, उनके हर निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं। वह कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है कि जो मर्जी सो कर दे। एक एक्ट होता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसका आर्टिकल 14 और 15 भी राष्ट्रपति और राज्यपाल को चुनाव आयोग की सलाह के अनुसार सूचना जारी करने का अधिकार देते हैं। जो इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो वाद रह चुके हैं, केस हो चुके हैं, अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघवाद 2023 के, यह बात क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। इसमें निर्णय में हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था सर्वसम्मति से कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और समिति में कौन कौन होगा, तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। फिर इसको ध्यान में रख करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के जवाब में संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनावों के नियुक्ति, सेवा के शर्तें व कार्यकाल संबंधी अधिनियम 2023 पारित किया था। सुधार की बात करें कि भारत में निर्वाचन सुधार कैसे कैसे हुआ है, तो सबसे जो अहम बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारतीय चुनावी प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुलभ और कुशल बनाने के लिए विभिन्न सुधारों को लागू किया है। और इसे हम 3 मुख्य चरणों में वर्गीकृत करके देख सकते हैं। पहला जो फेज है वो 1950 से 96 के बीच का है। जैसे इस समय उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई, 61वां संविधान संशोधन जो कि पहले था 21 वर्ष, बाद में इसे 60 मंथ 1985 में, और क्या किया गया, फोटो युक्त पहचान पत्र की शुरुआत हुई।
इसको कहते हैं हम एपिक, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। साथ ही साथ ईवीएम का प्रचलन शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप 2 से ज्यादा जगह से चुनाव नहीं लड़ सकते, 2 जगह से लड़ सकते, 2 से ज्यादा जगह पे नहीं लड़ सकते। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक और प्रस्ताव की संख्या बढ़ाई गई, क्रमशः 50-50 और 20-20। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक रहेंगे, 50 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक, दोनों में राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति। जमानत जो राशि है वो है 15,000 रुपये, जमानत राशि 15,000 रुपये तय की गई। अब हम बात करें यदि हम, तो उसी समय पोस्टल बैलेट की शुरुआत हुई। कौन सी बैलेट की? तो पोस्टल बैलेट की शुरुआत हुई। जो तीसरा जो फेज है वो है वीवीपैट, और वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना होगा, वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर, यहां लिख रखा है वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, जिससे मतदाता अपने वोट का सत्यापन कर सके। प्रॉक्सी मतदान का प्रावधान है, इसे कहते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। इसे ही शुरू होने से पहले चुनाव मॉक पोल कहा जाता है। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया, नोटा का बटन शामिल किया गया जो मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार को अस्वीकार करने का विकल्प देता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया। पिंक बूथ की शुरुआत की, महिला मतदाताओं को आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए। सी विजिल ऐप है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने और 100 मिनट में समाधान लक्ष्य रखने के लिए। जीपीएस आधारित ईवीएम और वीवीपैट से मतगणना करने में अधिनियम संशोधन 1988, इसने इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के उपयोग को वैध बनाया, अर्थात ईवीएम के लिए वैध बना दिया। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एसीआई के पास अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान किया, जिसमें संविधान के मौलिक सिद्धांतों का पालन करना सुनिश्चित। इसमें मतदान केंद्र में कब्जा और जाली मतों संबंधित प्रावधान को भी मजबूत किया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान पालन किया जाना चाहिए। यह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने में आयोग की भूमिका का एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में जो एमसीसी है, आयोग को चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने और अनुचित प्रथाओं को रोकने में मदद करता है, और ये भी सुनिश्चित करता है कि चुनावी मैदान सभी प्रतिभागियों के लिए क्या हो, समान हो। तो इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खाका खोल कर रख दिए, सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर कर दिया हमने, जितना आपको सब कुछ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।